बहुत ठीक ठाक चल रहा था, है ना। आपका खुलापन बहुत अच्छा लगा मुझे। बट अभी जस्ट चाय के पहले जो सेशन हुआ है, ये मेरे को थोड़ा तार्किक नहीं लगा, हाइपोथेटिकल ज़्यादा लगा। इस बात के क्या प्रमाण हैं कि पहले स्थिति अच्छी थी, न्यायपालिका की, शिक्षा की, समाज की, और क्या प्रमाण है कि अभी गिरावट हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि ठीक ठाक है। ठीक, कोई दिक्कत। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। ब्रेक के पहले तक जो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला, जिस पे हमारा ध्यान गया, क्या निकला? एक तो जो बात आपने कही थी उस पे एक निष्कर्ष निकला कि क्या है, कोई क्या कर रहा है, ये एक बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे दृष्टि क्या है। जैसे इन्होंने कहा कि मदरसा चला रहे हैं और मदरसे के नाम पे फंड रेजिंग हो रहा है, लेकिन जब जाके देखा तो कुछ और निकला। तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें पैकिंग के रूप में, जिन चीज़ों के प्रति लोगों की आस्थाएं पहले से बनी हुई हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ चल के कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इस बात ये इंपॉर्टेंट है, और लगभग ये सभी जगह इस तरह की चीज़ें पाई जाएंगी, कोई खास बात नहीं है। तो यदि हैप्पीनेस प्रोग्राम कॉरपोरेट में चलता है तो दृष्टि क्या है उसके पीछे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दृष्टि है, या उन परिवारों में खुशियां आ सकें, वो परिवार बेहतर तालमेल के साथ जी सकें? तो दृष्टि क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, लगभग मेरे को लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की जानकारी में है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारा ये यूरिया और बहुत सारी और चीजें युद्ध के लिए शुरू हुआ, और जब युद्ध के काम कोई चीज़ नहीं आती है तो आम आदमी उसके साथ क्या कर सकता है? तो बहुत सारी चीज़ें फिर आम आदमी को उपलब्ध हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को इसलिए उपलब्ध हुई थी, वो बनी थी युद्ध के लिए, लेकिन अब युद्ध रोजमर्रा में नहीं हो रहे हैं, तो चलो आम आदमी के फिर उससे बिजनेस शुरू होता है। बहुत सारी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स हम पढ़ते हैं, तो वो मोटिवेशन वाली बुक हमको बेसिकली पूरा समाज भय से मुक्त हो जाए, मोटिवेशन के मूल में एक भयमुक्त समाज की कल्पना है, या मोटिवेशन के मूल में किसी के प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन की कल्पना है, या आपके प्रॉफिट की बात कर रहा है? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई। दूसरी बात जो हमने बिल्कुल समापन पे करने की कोशिश की, मुझको लगता है वो महत्वपूर्ण है, बहुत एक गहरा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो हमारी ज़िंदगी को भी बहुत गहरे में नियंत्रित करता है। क्या निकला? फिर से कोई रिपीट कर दे तो तार फिर से जुड़ जाए, फिर हम चल सकें। फिर से कोई रिपीट करेगा? हाँ जी, माइक ले लो। देखिए, मैं ज़्यादा बार इसलिए रिपीट करा रहा हूं ताकि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने में उस घटना को देख सकें कि हाँ, ये घटना में मैं शामिल हूं, मेरे साथ ये घटना हो रही है। बातचीत ये चल रही थी नियंत्रण को लेके कि जब हमारा स्वयं पे नियंत्रण नहीं होता है, तो जो स्वयं पर नियंत्रण पाने के बाद जो हमको अंदर से खुशी मिलती है, तो वो जब खुशी नहीं मिलती है क्योंकि हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, तो उस खुशी को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, बाय प्रलोभन या आस्था से। तो वो जो दूसरों को नियंत्रण करने का जो प्रयास है, वो हमको जो खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और उससे जो खुशी हमको मिल सकती थी, उसका कंपनसेशन अपने ईगो या अहंकार को पूरा करने के लिए हम ऐसा प्रयास करते हैं। तो ये आखिरी में बात जो 3-4 लोगों ने रिपीट की थी, तो वो और किसी का रिपीट करने का मन है? आपने ये कहा भैया कि जब हम खुद को स्वनियंत्रित नहीं कर पाते तो दूसरों पर नियंत्रण करते हैं, और
अपने को नियंत्रित न कर पाने का फ्रस्ट्रेशन कुछ हम कम करना चाहते हैं दूसरों को नियंत्रित करके। काम चलाऊ सरकार है। हाँ जी, पीछे एक माइक दीजिए। मानव जब स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो वो दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, और इस दौरान वो अपने ईगो और फ्रस्ट्रेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। सब व्यक्ति के मन में जो विचार और इच्छाएं प्रकट होती हैं, और यदि उन विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो उन्हीं विचारों और इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो किसी और व्यक्ति को मतलब नियंत्रित करने की कोशिश करता है। यही है मेरी। सरकार बनी ही नहीं। हाँ जी, यही था ना। नहीं, आप पूरा भाव प्रकट कर दो, शब्द रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कहने का भाव सर आपका मेरे हिसाब से ये था कि थोड़ा माइक ऊपर कर लें। हाँ ठीक है, ठीक, थोड़ा पास कर लें। आपके कहने का मेरे हिसाब से मैं ये मतलब निकालता हूँ कि जब आदमी कुछ चीज़ जान जाता है तो वो थोड़ा स्थिर हो जाता है और अपने आचरण से बताने की कोशिश करता है, और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है या उसने वो व्यवहार में नहीं लाया है तो वो, अगर वो अहंकारी व्यक्ति है तब वो क्या करेगा, दूसरे को शो ऑफ करेगा या उसको कोशिश करेगा कि वो मानने लगे उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे सपोज़ ये मध्यस्थ दर्शन है, अगर किसी ने वो जिया नहीं है लेकिन उसे कहीं से ऐसा लग गया कि नहीं ये बात बोलने से काफ़ी लोगों में अपने आप को विद्वान के रूप में मैं बता सकता हूँ, तो वो पकड़ पकड़ के दूसरों को बता रहा है। आपको किसी ने तंग तो किया है? नहीं, तंग नहीं किया सर, मैं ऐसा हो सकता है एग्जांपल हो सकता है किसी ने किया हो। दूसरे भी चीज़ों में मैं बोल सकता हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, हर जगह होता है सर, ये ऐसा यूनिवर्सल है। हाँ मुझे ये समझ में नहीं सर। ऐसा होता है, जो जान जाता है वो स्थिर हो जाता है, फिर वो ज़्यादा बहस नहीं करता। बहुत बढ़िया आदमी, तो आप गहरे हो। राजू में दो। सर मुझे एक डाउट है हाँ। कि हम जो चीज़ खुद में नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो क्या वही चीज़ का हम दूसरों पे ये नियंत्रण करने की, ये और गहरा तार पकड़ा। फिर से बोलो। अगर सपोज मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ तो क्या मैं दूसरों को भी सिर्फ वही फोर्स करूँगी कि वो भी पढ़े, कि वो किसी और तरीके से भी आ सकता है? हेलो। बोलिए बोलिए। मुझे 2-3 बात समझनी भी है और बोलनी भी है। हाँ। ये नियंत्रण का मतलब यहाँ पर किस पर लागू करना है, किस चीज़ पे लागू करना है? हर चीज़ पे लागू हो सकता है, और क्या जरूरी है कि हम नियंत्रण करके ही किसी को चला पाएँ? उसमें हमारा युग, अच्छा हम किसी को चलाते नहीं हो तो ये छुपा होता होगा कि हम अपने युगों को पुष्ट कर रहे हैं, तो सामने वाले को ये नहीं मालूम पड़ता होगा कि देखो हम कैसे बोल रहे, इसमें इसका युग छुपा हुआ है। तो कोई कोई समझता होगा, हर कोई तो नहीं समझता होगा। बड़ा बच्चे सब कोई अपन नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को नियंत्रित करते हैं, इसमें कहाँ से खुशी है ये मेरे को जरा समझना पड़ेगा। हाँ ये बात तो ठीक है। हाँ जी, करेंगे करेंगे। मैं स्वनियंत्रण के एहसास से सुख पाती हूँ। थोड़ा माइक पास कर। हाँ। मेरा अहम सेटिस्फाइड होता है, लेकिन जिस वक्त ये नहीं हो पाता तो मैं दूसरों पर नियंत्रण करके अपनी असफलता के घाव को भर लेती हूँ और फ्रस्ट्रेशन से मुक्ति पाती हूँ कि वाह ये हुई ना बात। हाँ जी, आप तो कुछ और ही बोलोगे। मैं बोल रहा हूँ, हाँ माइक पास रखो। जब हम स्वनियंत्रण में असफल हो जाते हैं तो अपने जैसे क्लास को ढूंढते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप की सहायता से दूसरों पर शासन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन है कि अगर हम स्वनियंत्रित हैं
और हम अगर दूसरों को नियंत्रण में लाना चाहते हैं तो वो क्या है? हाँ, ये देखो, मैं इसलिए रुकता हूँ कि धीरे वो क्या सोचने की मशीन धीरे धीरे काम करती है। हाँ जी, तो देखिए ये और एक बारीक तार आ गया। सर स्वनियंत्रण में यहाँ हूँ सर। आप कहाँ हो? यहाँ सर। अच्छा। स्वनियंत्रण जो है कि एक सुख है हमारा, तो जैसे कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। स्वनियंत्रण में सुख है, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? स्वनियंत्रण में सुख है, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ तो रहे। हाँ, चलो अच्छी बात। तो जैसे मेरे हैंडराइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है, तो जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है उसको देखकर मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, इसका मतलब मेरा नियंत्रण नहीं है। तो मेरा स्व नियंत्रण नहीं होने के नाते मैं क्या करता हूँ, दूसरों में वो देखना चाहता हूँ, दूसरों को नियंत्रित कर मैं वो सुख लेना चाहता हूँ। तो दूसरों को नियंत्रित करने में जो मुझे खुशी मिलती है और उसमें मैं अपने आप को खुश, ऐसा अहंकार जो है हमारा वो सेटिस्फाई करता हूँ, शरीर रूपी जो अहंकार है उसको सेटिस्फाई करता हूँ। थैंक यू। लास्ट भैया, इसको अपन इस रूप में भी देख सकते हैं क्या कि अगर स्वनियंत्रण न करने के कारण अगर अपन कोई गलती करते हैं तो उसको सही मनवाने के लिए अपन दूसरों को नियंत्रित करते हैं कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, और उनको नियंत्रित करके यही मनवाना चाहते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि नहीं मैं सही था। ये आदमी की बहुत नेचुरल क्वेस्ट है कि मैं सही प्रूव हो जाऊं, मैं सब कुछ को समझ पाऊं और उसका प्रमाण भी मुझको मिले कि मैं समझ पाया हूं। तो स्वयं को सही सिद्ध कर पाने का, स्वयं को सही मानने का और मनवाने का, और यदि मैं सिद्ध नहीं हो पा रहा हूं तो मैं गलत हूं क्या? मैं गलत हूं ये मुझको स्वीकार नहीं है, मैं अधूरा हूं ये मुझको स्वीकार नहीं है। तो मैं अपने में ये स्वीकारना चाहता हूं कि मैं सही समझा हूं, मैं सब कुछ को समझ सकता हूं जो भी मेरे समझने लायक चीजें हैं, और मैं समझ पाया हूं, इसका प्रमाण भी मैं अपने वातावरण में देखना चाहता हूं। ये नेचुरल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। स्थिति यह है कि जब मैं बिना जाने भय प्रलोभन आस्था पूर्वक जीते हुए कुछ मानते हुए वहां तक तो पहुंच नहीं पाता, फिर वहां वो सारी बातें पर नियंत्रण के रूप में आती हैं। बढ़िया हो गया। तो मेरे को लगता है कि वो बिटिया ने जो क्वेश्चन उठाया वो बढ़िया है, और इस क्रम में हम आगे बढ़ सकते हैं और इस टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ें, और आपका क्वेश्चन मेरे को ध्यान है, ठीक है? समय आने से और बेहतर हम कर पाएंगे। तो देखिए, इस सारी चर्चा में एक स्थिति बनी कि एक बात समझ में आया कि एक तो ये समझ में आ रहा है कि जानकर मानना को ही बोल रहे हैं कि समाधान ही, इसी का नाम समाधान है। तो समाधान ही सुख है ना? मेरी पीड़ा क्या होती है? मैं चाहता हूं किसी एक तरह के विचार मुझ में ना आए, लेकिन वो आते हैं। मेरे ना चाहते हुए भी, मेरे ये स्वीकारते हुए भी कि ऐसा सोचना गलत है, बार बार वो विचार मुझको आते हैं। तो मुझको कैसा लगेगा? स्वयं में विश्वास लगेगा कि विश्वास में कमी लगेगी? कोई चीज मैं नहीं चाहता हूं और फिर भी होती है, मुझको पता है कि ये गलत है और फिर भी होती है। तो मेरी ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हैं जिसको मैं स्वीकारता हूं कि ये गलत है, लेकिन ऐसी इच्छाएं होती हैं। बहुत सारा बिहेवियर मेरे से ऐसा होता है जिसको मैं मानता हूं कि ये गलत है, लेकिन वो रिपीटेडली होता है। इतनी बार सॉरी बोला है कि वो सॉरी का मीनिंग भी खत्म हो गया है। तो अब मेरी प्रामाणिकता मेरे ही बीच के लोगों के बीच में खत्म हो गई है। जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं उनके बीच में मेरे को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। ये मेरे को कैसा लगता है? ये मुझको स्वीकार नहीं है। तो मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूं उनके बीच में मेरी बात में वजन हो, मेरी बात को सुना जाए, मैं कोई काम की बात कर रहा हूं, करता हूं, ऐसा स्वीकारा जाए, ऐसा मेरी नॉर्मल चाहत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये अपने आप में एक सुख है। यदि सही अर्थों में कहा जाए तो जानना ही जीना है, जानकर मानना ही समाधान बराबर सुख है। ये स्टेट ऑफ माइंड है
जानना क्या चीज का जानना है? जैसा नेचर है, एटम जैसा है, सेल जैसा है, ह्यूमन बीइंग जैसा है ना, ये पूरी गैलेक्सी या पूरा सोलर सिस्टम जैसा है। तो ये जानना जो कुछ भी है किसी नियम से है। यदि वो नियम से है, इसका मतलब है कि वो बदलता नहीं है। इसका मतलब है कि बदलता नहीं है, इसका मतलब है कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा उसके साथ बना ही रहता है। तो सुख एक स्टेट ऑफ माइंड है, और जिसको बोला कि स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेबल इसलिए है कि जिस चीज को समझाऊं वो स्टेबल है। ये परमाणु जैसा है, एक बार समझ लिया तो रोज उसके बारे में समझना पड़ता है, कि एक बार समझ लिया तो हमेशा बना रहता है, हमेशा बना रहता है। इसलिए ये स्टेट ऑफ माइंड, तो स्वनियंत्रण पूर्वक जीना ही स्वानुशासन है, यही स्वानुशासन है। अब दूसरा मुझको नहीं बताता है कि तुमको ऐसा जीना है, मैं स्वयं वैसा जीता हूं जैसा मुझको भी स्वीकार है और मेरे वातावरण को भी स्वीकार है। यहां वो बात लागू होती है कि मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो और सभी के लिए स्वीकार्य हो। क्या स्वीकार्य होगा? मैं आपको सम्मान दूं, आप अस्वीकार कर सकते हो? मैं आपको सहयोग दूं, आप उसको अस्वीकार कर सकते हो? आप अस्वीकार कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो, सभी के लिए सुखदायी हो। ये जीने के धरातल पर ही हो सकता है। जिंदा रहने के धरातल पर मैं कोई एक पकवान आपके लिए बहुत मन से बना सकता हूं और आप उसको बहुत मन से रिजेक्ट कर सकते हो। नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं चाय पीता ही नहीं हूं, झंझट ही खत्म। तो मैंने तो बहुत दिल से बनाई है। तो जिंदा रहने के धरातल पर दो लोगों की रुचियां एक समान नहीं हो सकती। दो लोग एक ही चीज को समान रूप से अप्रिशिएट करें, यह संभव नहीं है। लेकिन जीने के धरातल पर सब कुछ सभी के लिए हमेशा एक समान है, इसलिए साथ साथ जिया जा सकता है। यह क्लैरिटी हमारी बनती है। इसको और समझेंगे, धीरे धीरे ये और खुलेगा। ऐसा स्वानुशासन पूर्वक जीना ही स्वतंत्रता है। स्वानुशासन पूर्वक जीना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मनमानी नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब आजादी किससे? दूसरों वातावरण के दबाव से स्वयं को मुक्त कर लेना स्वतंत्रता है। वातावरण के दबाव से स्वयं को मुक्त कर लेना, लोग क्या कहेंगे, तो वातावरण के नेगेटिव प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर लेना स्वतंत्रता है। ऐसा स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता, ऐसा स्वतंत्रता पूर्वक जीना और इसको मल्टीप्लाई करना, सभी स्वतंत्र हो जाएं, यही स्वराज्य है। बढ़िया, आप स्वराज्य पूछ रहे थे, तो स्वराज्य का मतलब है स्वयं का राज्य। स्वयं का राज्य का मतलब है स्वनियंत्रण पूर्वक जीना, ऐसा जीना जो मुझको भी स्वीकार है, जो मेरे परिवार को भी, समाज को भी स्वीकार है, जो नेचर को भी स्वीकार है, जो सभी को स्वीकार है। इसका क्या मतलब हुआ? सभी सुखी हो जाएं, सभी समृद्धि पूर्वक जिएं, सभी भय से मुक्त हो जाएं, है ना? तो सभी के लिए जब हम कोई कामना करते हैं, सभी के लिए जब कोई हम व्यवस्था की बात, फिर ये सभी के लिए कोई व्यवस्था की बात है, तो ये स्वराज्य की बात है। तो इस पूरी चर्चा में क्या समझ में आया? जानकर मानना से, जानकर मानना के आधार पर मेरा भाव और विचार, ये यहां से शुरू हुआ कि मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए और सभी के लिए सुखदायी हो जाए। एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड, ये भय से हो सकता है, किसी के भय से मैं ऐसा हो सकता हूं, कोई चीज के लालच से मैं ऐसा हो सकता हूं, है ना?
जैसे रेड लाइट कोई जंप नहीं करेगा, ये एक रात में पूरे देश में सुनिश्चित किया जा सकता है। 10,000 रुपए का फाइन ठोक दो और सीसीटीवी कैमरा लगा दो, आदमी खड़ा करने की जरूरत नहीं है, स्पीडोमीटर लग गया, बिल अपने आप आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन आप पति पत्नी के बीच में झगड़ा होगा किसी परिवार में तो 50,000 का फाइन लगेगा। तो कितनी इनकम हो सकती है गवर्नमेंट को? हर घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दो, झगड़ा होते ही 50,000 का बिल भेज दिया। क्या इस 50,000 के डर की वजह से रुक पाएगा? या उल्टा कर दो, महीने भर कोई झगड़ा नहीं हुआ तो 50,000 मिलेगा। हमारे गांव में पुराने लोग बताते हैं, एक आदमी था, वो बहुत दातूनी था। तो उस समय 5 रुपया बहुत होता था। तो किसी ने कहा तू दिन भर नहीं बोलेगा तो तेरे को 5 रुपया दूंगा। बोले हाँ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। 5 रुपया मतलब समझो 40 साल पुरानी बात। अब 5 रुपया ले लिया, एडवांस पेमेंट। बोले ये ले एडवांस पेमेंट दिया, तू दिन भर आज कुछ नहीं बोलेगा। 10 लोग बैठ के चर्चा करें तो उसका मन हो कुछ बोलने का, उसको फिर 5 रुपया याद आए, फिर चुप हो जाए। दोपहर तक बोलता है ये ले अपना 5 रुपया, मैं तो 50,000 रुपया मिलेगा यदि पति पत्नी का झगड़ा 1 महीने नहीं होगा। तो क्या इस प्रलोभन से झगड़े बंद हो जाएंगे? और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों घर मिलने आएंगे, तुम झगड़ा नहीं करोगे तो क्या झगड़े बंद हो जाएंगे? ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है किसी एक लेवल तक का काम भाव और मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए और सभी के लिए सुखदायी हो जाए, ये ना भय से हो सकता है, ना प्रलोभन से हो सकता है, ना आस्था पूर्वक हो सकता है। ये जब भी होगा तो कैसे होगा? ये समझ पूर्वक ही होगा, ये स्वनियंत्रण पूर्वक ही होगा। और सही अर्थों में कहें तो इसी का नाम, ये विश्वास पूर्वक जीना ही व्यवस्था है, यही स्वयं में व्यवस्था है और यही व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में मानव है। तो जो प्रकृति में व्यवस्था का स्वरूप है, प्रकृति में व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। यदि कोई इकाई व्यवस्था में भागीदार नहीं है, इसका मतलब वो स्वयं में अव्यवस्थित है। कौन इकाई व्यवस्थित है इस पूरी धरती पे? केवल मानव। केवल मानव एकमात्र इकाई है जो व्यवस्थित नहीं है। और क्या व्यवस्थित नहीं है? उसका भाव में अभाव है, विचार में अंतर्विरोध है। तो मानव व्यवस्थित नहीं है। इसका मतलब है अब ये मानव व्यवस्थित होगा तो ये भय से नियंत्रित होगा, भय से व्यवस्थित होगा, आस्था से होगा। तो इसका एक मतलब ये समझ में आया कि कम से कम शासन पूर्वक व्यवस्था नहीं हो सकती। शासन पूर्वक मानव व्यवस्थित हो सकता है क्या? बात पहुंच रही कि नहीं? जब मैं ये कह रहा हूं कि शासन पूर्वक मानव व्यवस्थित हो सकता है क्या, तो क्या मतलब है इसका? शासन पूर्वक मानव व्यवस्थित हो सकता है क्या? उसका भाव और विचार व्यवस्थित हो सकता है क्या? तो शासन पूर्वक दुनिया का एक भी व्यक्ति व्यवस्थित नहीं हो सकता। चाहे शासन धर्म का है, चाहे वो प्रलोभन है, चाहे वो भय है। तो हमको डिफरेंशिएट हम कर पा रहे हैं। शासन का मतलब ही पर नियंत्रण है, व्यवस्था का मतलब ही स्वनियंत्रण है। एक क्लैरिटी हमारी बनी, ठीक है? इसको मैं और एक्सटेंड करूंगा। अभी बीच में थोड़ी सी बात हम और करते हैं। तो देखिए, भय से पावरफुल, भय से ज्यादा अच्छा क्या लगता है? प्रलोभन से ज्यादा अच्छा क्या लगता है? और अभी आजकल आस्था से अच्छा क्या लगता है? अभी के बच्चों ने क्या किया? मॉडर्न एजुकेशन का मतलब साइंस एजुकेशन, साइंस एजुकेशन का मतलब तर्क, लॉजिक। अब बच्चे जब तर्क करते हैं, हमारे छोटे बचपन में, हमारे बचपन में राम और कृष्ण के प्रति गलत विचार भी आ गया तो हमको अपराध बोध होता था कि हमारा अपना भुगता हुआ है।
उनके लिए मन में कोई गलत ख्याल आ गया तो हमको लगता था कि मेरे मन में कोई पाप हो गया, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी का बच्चा कैसे करता है? वो राम और कृष्ण की लॉजिकली 4 गलतियां निकाल के बताता है कि कैसे ये उनका आचरण सोचने लायक है। अच्छा, हाउ तो एक बच्चा बोलता है ये कृष्ण जी जो है नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा के ले जाते थे, ये ठीक करते थे क्या? बोले हम ऐसा करेंगे तो कोई क्या करेगा? है? तो अब मेरे को नहीं पता कि वो हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना? तो मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन वो हुआ था कि नहीं हुआ था, उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे क्या पॉजिटिव बातें थी, नहीं पता। लेकिन यदि एक बच्चे के मन में ऐसा लॉजिक आ जाता है तो उसको आंसर तो देना पड़ेगा। तो जब इस तरह की बहुत सारी, तो एक बच्चे के पास अब तर्क, तो विज्ञान शिक्षा ने बहुत बड़ी जो एक उपलब्धि की बात है वो ये भी है कि विज्ञान शिक्षा ने एक बड़ा काम किया कि उसने तर्क का स्वागत किया। आस्था ने तर्क का स्वागत बहुत नहीं किया, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि विज्ञान का जन्म तर्क की आस्था के रिएक्शन के रूप में, है ना, यूरोप में शुरू हुआ। जब आप धर्म के अगेंस्ट बोल नहीं सकते थे तो किसी ने सच्चाई को देखा कि वो धर्म में जैसा लिखा है वैसा नहीं है। आज ये बड़ा चेंज आया है। ये अभी बड़ी न्यूज़ थी, वो जो क्रिश्चियनिटी का वो क्या जगह है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी अब बाइबल में इस बात को चेंज करने के लिए तैयार हो गया है कि धरती के बारे था कि धरती चपटी है ना, धरती चपटी है ऐसा बाइबल में लिखा है। आज बाइबल में ये चेंज करने के लिए, वेटिकन सिटी ये चेंज करने के लिए तैयार हो गया है कि धरती गोल है, इसको हम बदल लेंगे। ये बड़ी घटना है, ये बड़ी, इसका मतलब एक दीवार हिली तो अब शंका सारी पे शुरू होगी। बढ़िया। तो मानवता आगे बढ़ रही है, नो डाउट, है ना, इसमें कोई शंका नहीं है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तर्क आया तो क्या हुआ? तर्क आया तो क्या हुआ? आस्था ब्लास्ट हो गई। आस्था ब्लास्ट हो गई तो भय प्रलोभन की ताकत घट गई। इसका एग्जाम्पल हमको घर में मिलता है। हमारे पुराने जमाने में माँ बाप और टीचर कितना भी मारे हम विरोध नहीं कर सकते थे, मार ही खाते रहते थे। अब बच्चा क्या बोल देता है? लो, ज्यादा कहीं परिवारों में मैंने देखा कि मारपीट होती है तो कहता क्या करोगे, मारोगे तो लो मार लो। अब क्या करोगे आप? आपका हथियार खत्म हो गया। तो इसका मतलब है तर्क आदमी को एक बड़ी ताकत देता है, सोचने की ताकत देता है। सही समझ में आए नहीं आए लेकिन दूसरे की गलतियों को पहचानने की भी ताकत देता है। जैसे हमारे ऊपर आस्था की कोटिंग इतनी जबरदस्त थी कि हमने कभी अपने माँ बाप की या अपने बड़े लोगों की किसी गलती को गलती के रूप में देखने की हिम्मत नहीं की। ये भी गलत कर सकते हैं ऐसा हम सोचते नहीं थे। लेकिन अभी के बच्चे, कितनी बार ऐसा होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बार ऐसा होता है परिवारों में कि अपने थोड़े से बड़े बच्चों से बात करते समय आपको ये महसूस हो जाता है कि इसका तर्क हमारे तर्क से ज्यादा स्ट्रांग है, सही है, और हमको सम्मानजनक वापसी करनी पड़ती है। ऐसा होता है क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर पुराना है, आस्था वाला, इनका सॉफ्टवेयर लॉजिकल है कि उनका लॉजिक अक्सर इतना स्ट्रांग लग जाता, हमको भी दिख जाता है कि बात तो ठीक कर रहा है, जवाब तो नहीं है इस बात का। ठीक, इसका मतलब है तर्क आने से, अब जैसे जैसे ये तर्क आया है, ये विश्व में लगभग सभी धर्मों में ऐसा हुआ है कि आने वाली पीढ़ियों की आस्था अब वैसी नहीं रही है धर्म के प्रति जैसी हमारी थी। ये नेचुरली होगा। तो आस्था, तर्क आने से आस्था गई, धीरे से प्रलोभन से भी आदमी उभर रहा है। छोटे छोटे लालच में पहले आदमी बड़ा काम करता था। पहले किसी ऑफिस में बड़ा ऑफिसर पूरा माल खाता था, छोटे वालों को कुछ टुकड़े बांट देता था। ये चेंज आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है?
धीरे धीरे सबकी पार्टनरशिप बराबर की या किसी रेशो में होने लगी। ये पहले शुरू में ऐसा नहीं था। तो नीचे वाला कहता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा यार, मेरे को तुम एक का 100 रुपये पकड़ा दोगे तो मेरा भी एक परसेंटेज है। तो धीरे धीरे नीचे वाला भी जैसे जैसे आस्था घटी, जैसे जैसे वो सम्मान घटा, वैसे वैसे ये प्रलोभन और भय भी हल्के पड़ते गए। तो मैं इस लॉजिक से भी ये कहना चाहता हूं, ये तमाम ढांचे जो भय, प्रलोभन और आस्था पे टिके हुए हैं, आने वाले 40 सालों में ये और मजबूत होंगे या कमजोर होंगे? हम परिवार विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं। और सरकारों के लिए और मल्टीनेशनल के लिए जितना परिवार कमजोर होगा उतना इनके लिए अच्छा है, क्योंकि जितना आदमी अकेला होगा उतना बाजार की तरफ जाएगा, जितना आदमी अपनी जॉइंट फैमिली में होगा उतना सिक्योर्ड होगा, उतना इंश्योरेंस कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना आदमी न्यूक्लियर फैमिली में होगा उतना अपनी परिस्थितियों के लिए, भविष्य के लिए डरेगा, उतना इंश्योरेंस कंपनी की तरफ जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी का चलना और सारे सामान का बिकना, जितना आदमी अकेला होगा उतना जितना आदमी संबंधों में जितना आदमी, क्या बोले, जितना आदमी संबंधों में, जितना आदमी संबंधों से टूटा होगा या संबंधों से विच्छेद करेगा, उस खुशी को पाने के लिए वो वस्तु की ओर जाएगा। कैसा लगता है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उतना बढ़ेगा, ये सिंगापुर पटाया उतना अधिक बढ़ेगा, है ना। जो काम भारत में नहीं हो सकता वो बाहर ज़्यादा आराम से हो सकता है ना। तो इसका मतलब है जब भी आदमी संबंध में सुख नहीं पाएगा वो शरीर और वस्तुओं की ओर जाएगा ही, यही उसकी नियति है, बचा नहीं सकते। इसलिए बाजार बढ़ेगा, क्राइम भी बढ़ेगा, अव्यवस्था भी बढ़ेगी, है ना। इसलिए फिर सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगेगा, घर के आगे, घर के पीछे, आदमी अपने कंधे पे ही लेके चलेगा। हाँ, अगली स्थिति यही आने वाली है, एक कैमरा इधर रहेगा, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। हाँ हाँ जी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी। आजकल ऑफिसेस में इतनी इनसिक्योरिटी है, हाँ, है ना, ये भय प्रलोभन का, कि लोग अपने कलीग्स के फोन भी टैप करते हैं कि उसने कब क्या कहा था और किसके कहने पे मैं क्या काम कर रहा हूँ। हाँ, तो कल को कुछ प्रॉब्लम हुआ, हाँ, तो मैं ये वाला एविडेंस प्रोड्यूस करूंगा। बिल्कुल, ये बहुत ही आम चलन है आजकल कि लोग एक दूसरे के फोन टैप करते हैं। ये भी एक अच्छा, हम लोग तो बहुत फ्री स्टाइल बात करते हैं। ऐसा हम लोग कल्पना नहीं करते हैं कि कोई, हम बात कर रहे हैं तो कोई फोन टेप कर रहा हो। हाँ, माइक। वो जो क्वेश्चन आ रहा था, 2 बार आया कि हमारा समाज तो बदल रहा है, वी हैव मोर ऑप्शंस। कहीं अब लगा कि आपने इसका एक आंसर भी दिया, आंसर नॉट लाइक एन आंसर, एक पर्सपेक्टिव दिया कि जब भी हमारा सोशल इंश्योरेंस, सामाजिक इंश्योरेंस कम घटता जाएगा, फाइनेंशियल इंश्योरेंस मार्केट की तरफ हम लोग जाएंगे, और वही जो मूवमेंट है वो जिंदा रहने की मूवमेंट है कि हमारा अब सीसीटीवी है लेकिन दिल में सीसीटीवी नहीं है, सब जगह है, सब मकानों में है। वो वहाँ शायद बदलते जा रहे हैं समाज, और लग रहा है कि बेटर होते जा रहे हैं, सब कुछ बेटर होते जा रहे हैं, लेकिन बेटर होते जा रहे हैं धन और पद, वो जो जिंदा रहने का प्रावधान था। कुल मिला के हम परिवार और समाज की बजाय बाजार का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और यदि बाजार की चकाचौंध से हम इतने चंदुआए हुए हैं कि यही हमको विकास लगता है और यही हमको आधुनिकता लगती है, यही हमको मॉडर्निटी लगती है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। और हमारे पास फिर डाटा नहीं है, इसका मतलब जीने की प्रसार नहीं बन बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने ही कल्पना लोक में हैं, हम अभी समाज में मूव ठीक से नहीं कर रहे हैं।
एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जैसा हाँ। आपने बोला भय, प्रलोभन, आस्था और तर्क के बाद फिर जो शेयरिंग की बात आपने करी, वो कितनी सत्य है मैं रोज़ आंखों से देखता हूँ। हाँ, आपका परिचय मैं बता दूं कि आप सीए हैं और एक ऐसे सीए, वैसे तो इनका एक दूसरा परिचय ये है कि ये आज़ादी बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, है ना, और सच्चाई के साथ रहे हैं, और जब भी लगा कि चीज़ें पटरी से उतर रहे हैं तो उस मैदान को छोड़ के वहाँ से निकल गए हैं। ठीक, अभी आप सीए हैं, एक दिन आपने ये, मेरे को लगता है आप ही सुनाओ, बेहतर है, आपके दोनों बच्चे और आपका प्रोफेशन। पहले जो बात कहना चाहता हूँ, पहले उसको कह लीजिए। ये बात में इतनी सच्चाई है कि रेवेन्यू ऑफिस में जब सुबह जितने भी एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स एंट्री करते हैं तो गेट के ऊपर अपने जेब खाली कर जाते हैं। अच्छा। और शाम को 6:30 बजे जो दिन भर में जेब भरे जाते हैं उसका हिसाब और पर्ची वो वापस से वही रूम में जमा करते हैं, और सुबह जो जमा किया था वो ले जाते हैं। उसके लिए लॉकर सिस्टम है। और फिर आज की जो कमाई है वो बराबर उसको मैनेज करने के लिए 6 से 11 लोगों का मैनेजमेंट होता है, जिसका हिसाब 30 दिन के बाद, मतलब मंथ के बाद एक दिन तय करके हुआ जाता है, और उसमें 1 महीने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आई, नहीं, काफ़ी टेक्निकल है। इसका मतलब ऐसा है कि दिन में जितना भी 2 नंबर का पैसा कमाते हैं उसका साझा करके अपने पोस्ट के हिसाब से उसको प्रोपोर्शन में बंटवाते हैं। अच्छा। सवेरे जब आते हैं तो अपना जेब इसलिए खाली करना पड़ता है ताकि कोई बेईमानी ना करे शाम को। इससे अच्छा है, मतलब इसका मतलब ऐसा है कि शाम को जब वो अपना जेब खाली करता है उस दिन की उसकी उतनी कमाई। ओहो। और उसका बाकायदा ईमानदारी से अकाउंटिंग होता है। अच्छा। हाँ, जो कि अकाउंटिंग नॉर्मली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में साइन करता हूँ बैलेंस शीट, वो नहीं हो पाता, लेकिन उसका बराबर होता है। अच्छा। और ये फैक्ट है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और ये खास करके वैट जब तक था तब तक तो मैंने आंखों से देखा है। अभी ऐसा बोला जाता है कि जीएसटी में कम हो गया है, लेकिन मेरा अपना मानना है, जो मैं रोजमर्रा प्रैक्टिस करता हूँ उसमें भी कम नहीं हुआ है, वो जैसा के वैसा चल रहा है। नहीं, थोड़ा बहुत कंट्रोल आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तरीके थोड़े थोड़े नए और इन्वेंट भी हो रहे हैं। हाँ, आदमी क्रिएटिव है। हाँ, आदमी क्रिएटिव, कल्पनाशीलता वो तो हो जाता है। हाँ जी। तो ये बात मैं शेयर करना था। दूसरी बात, आपने बोला कि अभी समय आएगा कि आदमी के कंधे पे कैमरा, सर पे कैमरा, ऐसा। मैं आपको बता दूं कि जितने भी गाड़ी के नए मॉडल आ रहे हैं उसके सामने डैश कैमरा है अभी। हाँ। इसका मतलब है गाड़ी में आ गया है, आपके पास आते वक्त समय नहीं लगना है। डैश कैमरा समझते हो? जो बिल्कुल सामने बोनेट पे रहता है आपके, और वो सामने का रिकॉर्डिंग करते रहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और सारा रिकॉर्डिंग होते रहता है कि मान लो आपने सिग्नल तोड़ा, ये प्रूव करना है, या फिर सामने वाले ने आपको ठोक दिया है, उसकी गलती है कि नहीं है, या पुलिस वाले ने गलती की है कि नहीं है, इसका रिकॉर्डिंग हो जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब किसी पुलिस ने रोका, आपने सिग्नल तोड़ दिया, ऐसा पुलिस तो कहेगा। हाँ। लेकिन आप उसको बता दो बटन दबा के कि देख भाई, मैंने जब गाड़ी निकाली तब जस्ट येलो हुआ था, लाल नहीं हुआ था, आप बच गए। तो इस प्रकार से कैमरा जो है वो उसके पास गाड़ी में आ गया। आपने बिल्कुल सही कहा, कल जाके कंधे पे आ जाएगा। और मैं आपको ज्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूं, मेरे बच्चे ने मेरे को बोल दिया अभी फोन पे 8 दिन पहले, वो जर्मनी में है, बाबा ऐसे कैमरा आया है, वो स्केटिंग से ऑफिस जाता है। वहां पे जो ऑफिस है ना उसका, वो स्केटिंग करते करते ऑफिस जाता है। स्केटिंग करते हैं। स्केटिंग, क्योंकि उसके पास वहां पे व्हीकल नहीं है, इधर मेट्रो से जाता है या तो स्केटिंग करके जाता है। जर्मनी में वो। तो बाबा बोले ऐसा है कि मैं हाथ को अभी कैमरा लगाने की सोच रहा हूं कि जैसा जैसा मैं जाऊं तो सारा रिकॉर्डिंग होते जाए।
उसका क्या होगा? उसका ये है कि वहां पे कोई नियम तोड़ता है, वहां पे नियम तो ये है कि स्केटर्स, साइकिल वाले और पैदल चलने वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस है, आपको रोक नहीं सकता कोई। अच्छा। हाँ, ट्रैफिक में आपको रोका यानी मैंने उसने रूल तोड़ा। अच्छा। हाँ, ये वहां का नियम है, तो उससे रिकॉर्डिंग हो जाता है, बता सकते हो। ये बिल्कुल ये घड़ी के साइज का, मतलब ऐसा करके चलेंगे तो चला और रिकॉर्डिंग हो जाएगा। बात समझ ले, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये कल्पना में नहीं है, वो आ गया है, वो आ ही गया है। चलो बहुत कुछ हो गया। तो कुल मिला के आदमी किसी काम का नहीं है, बाकी मशीन ही सब नियंत्रित करेगी। मशीन, करेक्ट है, करेक्ट। हाँ, क्या चीज, क्या चीज? मेरा परिचय अब तो सोम भाई ने दे ही दिया। परिचय उन्होंने जो स्पेशल बात जो बोली थी वो मैं भरूच में शेयर किया था, और वो बात जो शेयर करी थी वो ऐसी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये मेरा 32वां साल है प्रैक्टिस का, और मैं चाहता था कि मेरा बेटा भी सीए बन जाए, क्योंकि मैं जब सीए बना तो मेरे पूरे अक्खे खानदान में पिछले 10 पीढ़ी में शायद मैं अकेला ही बिजनेस वाला था, और बाकी तो सब सर्विस वाले या खेती वाले थे। तो मैं चाहता था कि मेरे साथ जो मेरा व्यवसाय ऊपर आया वो मेरा बेटा टेक ओवर करे। 12वीं तक लेकिन उसको साइंस मैंने कंपलसरी दिया, क्योंकि माइंड का जो सेटअप है वो जब तक एनालिटिकल नहीं होता तो उसको मैथ्स देना कंपलसरी है, ऐसा मैं समझता था, और काफ़ी हद तक ठीक भी है। तो मैंने उसको 12वीं तक साइंस भी दिया था, और मैथ्स में उसने अच्छे नंबर लाए थे। बाद में उसको बीकॉम में शिफ्ट कर दिया, और बीकॉम के बाद उसको बोला तेरे को सीए करना है। सीए करने के बाद उसने फर्स्ट एंट्रेंस भी पास कर ली। पास करने के बाद फर्स्ट ग्रुप जो बोलता है उसको आईपीसीसी बोलते, वो भी उसने अपीयर की, 6-7 मार्क से फेल हो गया, रिवैल्यूएशन कर दिया तो उसके 11 नंबर बढ़ भी गए। लेकिन फिर उसने बोला बाबा मेरा विश्वास उड़ गया, विश्वास उड़ गया, मैं अभी सीए नहीं करूंगा। नहीं, उसने एग्जाम तो दे दी, पास भी हो गया, उसके इंटरेस्ट भी था, लेकिन उसने बोला कि अभी मैं सीए नहीं करूंगा। और नहीं करूंगा ऐसा बोला तो सबसे पहला उसने क्या किया, सब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बेटे ने सबसे पहले ये बात पहली जो बोलूंगी वो मुझे बोली। उसने अपने माँ को नहीं बोली, मैं यहाँ पे विथ फैमिली आया हूँ, इस बार पहली बार आया हूँ मैं विथ फैमिली। तो उसने इनको नहीं बोली, उसने मेरे को बोली, और सबसे अच्छा लगा उसने मेरे को शाम को 5:45 बजे बोला बाबा आपसे बात करना है। मैंने बोला तो इतना बड़ा हो गया बाबा से अपॉइंटमेंट ले रहा। तो बोलता नहीं बाबा ऐसा है कि मैं सीए कल से नहीं करूँगा। और फिर उसको मैंने पूछा क्यों, तो बोले बस नहीं करूँगा। मैंने बोला क्या करेगा, तो बोले आप मेरे को 6 महीने दे दो। 6 महीने में क्या होगा, नहीं आप मुझे 6 महीने दे दो और 72,000 72,000 मेरे को चाहिए। अच्छा, 6 महीने और 72,000 चाहिए। अब उसने कुछ पढ़ाई मतलब सोचा होगा, तो उसने क्या किया, मैंने क्या बोला कि ठीक है, ये शाम को 6 बजे के आसपास की बात है, ये कुछ काम से बाहर गई थी, थोड़ी देर के बाद 7 बजे आई, तो मैंने इसको बोल दिया कि आज अपने बेटे ने अपने को ऐसा ऐसा कह दिया। अब झांसी की रानी तलवार निकल आई और फिर जो कटाई चालू हुई, आपने एक्सेप्ट कैसा किया, सबसे पहले कटाई मेरी, नेचुरल है वो तो माँ है, सीख भी है, और उसने अपने बेटे के भी करी और मेरी भी करी। 3 दिन लगे उसको से उभरने के लिए, और फिर बोले बाप लेक ने बोले अगर डिसीजन ले लिया है तो ठीक है, छोड़ दिया। फिर उसने भी एक्सेप्ट कर दिया। बेटे ने 6 महीना क्या किया क्या नहीं किया वो भी बाद में बताऊंगा कभी, लेकिन उसको मैंने बोला ठीक है 72,000 देना है, कब तक देना है, तो बोले आज तो सिर्फ 12-13 हज़ार की गरज है, उतने दे दो बाकी मैं देख लूंगा। और फिर 12-13 हज़ार दिए, उसने कोई फॉर्म भरा, कुछ फीस भरी, और उसने एक एग्जाम अपियर कर दी। और उसने क्या किया मालूम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एंट्रेंस टेस्ट दिया जो अमेरिका से होता है, और बहुत कम लोग करते हैं उसमें। तो उसने वो एग्जाम दिया, वो पास हो गया। उसने पढ़ाई कब की मुझे नहीं मालूम। जैसा मेरे वक्त मैं जब सीए बना ना, तो मेरे माताजी पिताजी को मालूम नहीं था कि अपना बेटा सीए बन गया तो क्या हो गया, मालूम नहीं था मतलब क्या। वैसा मुझे भी है कि उसने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जाम दिया तो उसका मतलब क्या ही मुझे भी मालूम नहीं है। इतना ही जानता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा होता है वैसा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है।
जो वायरस फ्री एनवायरनमेंट में ज़्यादा चलता है। जी ठीक है, तो उसने वो किया और फिर वन बाय वन उसने एग्जाम दे के ही इज नाउ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्ट। मतलब वो डिज़ाइन जो बनता है सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन, उसका आर्किटेक्ट वो डिग्री प्राप्त करके जर्मनी में चला गया। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था बेटे के बारे में, जैसा आपने बोला वैसा। और एक वैसा तो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन सोम भैया ने बोला है तो 2 मिनट वो भी शेयर कर देता हूँ। अपने मुंह से बताने के लिए ठीक नहीं लगता, लेकिन ठीक है। मैंने अभी अपने सीए प्रोफेशन का संन्यास लेने का सोचा, और मेरा कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, या है सीए, उनको अपना बिजनेस चलता हुआ देने का मेरी इच्छा नहीं थी। तो हमने क्या किया, मेरे ऑफिस में ही कुछ लड़के थे जो मेरे साथ 15-20 साल से काम करते थे, उन्हीं की एक पार्टनरशिप बना दी और करीब करीब 60-65% बिजनेस उनके नाम कर दिए। जो कि उस 3 या 4 लोगों में एक भी सीए नहीं है, इसलिए 65% दिया, बचा हुआ 35% जो है वो मेरे हाथ में रखा। इसके 2-3 कारण है, क्योंकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो सिर्फ मेरे पास है हमारे ग्रुप में। ठीक है, इसलिए मेरे पास वो रखना पड़ा। अब वो चीज़ होके 2 साल गुजर गए और मैं बहुत सुखी था। अब देखो, मेरी पिछले बार मैं बोला था कि मैं बहुत सुखी हूँ, और आज मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सुखी था। 2 में फर्क है। तो भाई इसमें थोड़ा सा एडिशन हो गई। आशीष भैया जानते हैं क्योंकि वो तो नागपुर में हमारे दोस्त भी है। इसमें झूठ की कोई ये नहीं है। जिस उद्देश्य से किया था और ये सब ट्रांसफर भी कर दिया था, उसमें के अभी 2 जन छोड़ के चले गए, और वो जो पार्टनरशिप बनाई थी वो टूट गई। वो जैसा टूट गई तो नेचुरल क्या हो गया कि जितने भी क्लाइंट थे जिनको मैंने कन्विंस करके सब कुछ करवा दिया था, वो वापस से मेरे सर के ऊपर आ गई। उसमें का एक आदमी मेरे पास अभी भी है, बाकी स्टाफ है, लेकिन बाकी स्टाफ क्या है, आते जाते रहने वाला 2-4 साल वाला। लेकिन ये जो स्टाफ गया वो 15-20 साल पुराना स्टाफ, उसमें के 2 जन है वो निकल गए। वो ठीक है जी, अब ठीक है, अगले साल देख लेंगे और क्या होता है जैसा। लेकिन इतना ही है कि जो मैंने अपने जीवन में आने वाले 1 या 2 साल में करना चाहा, वो शायद 2 साल में न हो के अगले और 2 साल या 3 साल आगे जाना पड़े। क्योंकि क्या है, इतने सारे लोगों का विश्वास जो हमारे फर्म पे है और इतने साल से है, 29 साल से, वो भी तो टूटना नहीं चाहिए ना जी। वो आस्था है उनकी हमारे। जी। तो ये छोटा नहीं, काफी लंबा हो गया। कोई बात नहीं। मेरा शेयरिंग कराने के पीछे आशय ये था कि इन्होंने सोचा था कि इनका बेटा बिजनेस संभाल लेगा। जिस दिन उसने नहीं बोल दिया तो ये अब से समझ में आ गया अभी बिजनेस किसके लिए, और मेरी जितनी ज़रूरतें हैं यदि उसके लिए पर्याप्त है तो फिर मैं लाइफ लॉन्ग क्यों करूं। तो वहाँ से इन्होंने 65% देने का निर्णय लिया, और फिर आगे भी कुछ निर्णय लेने की बात की। तो सार इतना है कि मेरी ज़िंदगी किस काम के लिए है, ये मेरी क्लैरिटी होगी तो कब मेरा बिजनेस कितना हो और कब मेरा टाइम किस काम में लगे, इसको तो मैं ही तय करूँगा। ठीक है, तो एक लेवल के बाद ये समझ में आता है कि ब्रेड एंड बटर के लिए जो कुछ होने की आवश्यकता थी वो हो गया, तो मेरा ज़्यादा समय मैं अपनी ज़िंदगी के मीनिंगफुलनेस को पाने में लगाऊं। तो ऐसा करके इन्होंने काफ़ी क्लियर कट निर्णय पहले भी लिए, और अभी शिविरों में आने के बाद भी काफ़ी वो निर्णय लेते जा रहे हैं। तो ऐसा मैंने एक शेयरिंग, क्योंकि आप खड़े हो गए तो इसलिए मैंने वो शेयरिंग कराई। चलिए लौट के आते हैं, फिर से अपनी बात पूरी करते हैं। तो देखिए 2 बातें मैं फिर से एक बार कनेक्शन रीस्टेब्लिश कर दूं। हम सुख समझना चाह रहे हैं कि व्यवस्था को समझना सुख है। प्रकृति में व्यवस्था को देखा तो डिजाइन अलग है, तो क्या निकल के आया, पूरी नेचर में किसी भी एक जगह शासन नहीं है, मानव की एक भी व्यवस्था शासन से मुक्त नहीं है। हमारा परिवार एक शासन, हमारा धर्म एक शासन, हमारा न्याय शासन, हमारी शिक्षा शासन, हमारा सब कुछ शासन। उसके अरे शासन का मतलब है कि वो अव्यवस्थित रहेगा ही। ये क्लैरिटी देने की कोशिश है इस पूरी चर्चा में
कि दूसरे पर नियंत्रण से, शासन पूर्वक, भय प्रलोभन आस्था से एक भी व्यक्ति का भाव और विचार स्थिर नहीं हो सकता है, इसलिए वो अव्यवस्थित रहेगा। ये समझने की बात। मैंने शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछा था, कितने लोगों को लगता है कि शासन ठीक है, लोग गलत हैं? क्योंकि बड़े समूह में यह मान्यता है कि शासन तो ठीक है, लोग गलत हैं। ऐसा नहीं है। क्योंकि हमको आदमी की समझ नहीं है, इसलिए हमको शासन की भी समझ नहीं है, इसलिए हमको व्यवस्था की भी समझ नहीं है। हमको 4 पैसे कहां से आएंगे उतनी समझ है, और खा पी के सोफा सेट और मकान का साइज बढ़ाने की समझ है ना। जिंदगी की समझ, जिंदगी को लेके जो क्लैरिटी होने की जरूरत है, वो क्लैरिटी ना होने की वजह से, क्या ना होने की वजह से, अरे जिंदगी का एड्रेस ही गलत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आईएएस हो गए, कि हम पीएचडी किए, कि आईआईटी से निकले, कि आईएम से निकले। जब एड्रेस ही गलत है तो इतना ही होगा कि जिंदा रहें, कुछ लोग सुविधापूर्वक जिंदा रहेंगे, कुछ लोग इंग्लिश में लड़ेंगे, कुछ लोग छत्तीसगढ़ी में लड़ेंगे। लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि जिंदा रहने के धरातल पर सुखी होने का और सम्मानित होने का आधार अलग अलग ही रहेगा। ये 2 आदमी का मैच नहीं हो सकता। तो बड़ा जो इस पूरे शिविर का कम से कम एक टेक होम ये है कि ये जिंदा रहना और जीना 2 अलग दुनिया है, और जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम आ नहीं सकता। इसलिए जिंदा रहना हमारी आवश्यकता है, लेकिन जिंदा रहने का पर्पस है जीने की आरजू में जिंदा हूं, मैं जी पाऊं इसलिए जिंदा हूं। वो जिंदा रहने वाला काम हो गया, जीने वाला काम छूट गया। ये जीने की समझ बने बिना जिंदा रहना भी सार्थक नहीं होगा। नहीं तो लास्ट में लगता है यार कुछ निकला नहीं। बढ़िया। तो क्लैरिटी ये बनी कि भय से ज्यादा प्रलोभन अच्छा लगा, प्रलोभन से आस्था अच्छी लगी, आस्था से अभी तर्क पूर्वक मनमानी करने के लिए गुंजाइश बन गई। हमारी पीढ़ी कैसी थी? पितामानी। अभी की पीढ़ी कैसी है? मनमानी। हम पिताजी की बात का विरोध कर ही नहीं सकते थे, है ना। तो ये ठीक है, पितामानी से मनमानी ज्यादा बेहतर लगता है ना। लेकिन ये समझ में आया कि ये भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। लेकिन 2 बड़ी उपलब्धि तर्क ने दे दिया। एक बड़ी उपलब्धि ये दे दी, सभी समझ सकते हैं, ये विश्वास हम पा गए। सभी समझ सकते हैं, ये विश्वास हमको तर्क ने दिया। आज 5 साल के बच्चे को बोल के देखो कि तुम नहीं समझ सकते हो, तो कैसा दिखता है? हाँ, बोलेगा मेरा तो बाद में देख लूंगा, पर तुम्हारा समझ में आ गया। ठीक। तो आज तुम नहीं समझ सकते हो, ये गाली जैसा है, और ये सही भी है। पशु और आदमी में फर्क इतना ही है कि मानव में समझने की क्षमता है। कोई ये कह दे कि तुम समझ नहीं सकते हो, ये हमको स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, सभी समझ सकते हैं, और जितना भी कंप्यूटर, इंटरनेट और जो भी कुछ आ गया, उससे हम एक पारदर्शी व्यवस्था ला सकते हैं। पारदर्शी व्यवस्था हो सकती है, इससे एक भरोसा बना कि कम से कम सभी जी सकते हैं। मतलब जी सकते हैं, जीना तो भावपूर्वक ही होगा, लेकिन जीने के लिए जो भौतिक मैकेनिज्म की जरूरत है वो उपलब्ध हो गया, है ना। कितना सारा चेंज आया है। एक मोबाइल ने कितनी चीजें रिप्लेस कर दी हैं, और कितनी और भविष्य में रिप्लेस होंगी। कितनी भाग दौड़ देखा जाए तो कम हो गई है। पहले एक बुक की जरूरत होती थी, कितनी लाइब्रेरी में धक्के खाते थे, है ना। अब हर बुक आपके मोबाइल पे उपलब्ध है। तो लगभग एक पारदर्शी व्यवस्था के लिए जो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म होने की आवश्यकता थी, वो हो गया। क्या शेष है? क्या शेष है? क्या शेष है? हाँ, अब केवल इतना बचा कि ये भाव और विचार व्यवस्थित हो जाए। ये भाव और विचार व्यवस्थित हो जाए तो बाकी चीजें हो गई हैं। यदि कंटेंट उपलब्ध हो जाए तो मैं समझ सकता हूं, ये विश्वास भी आ गया। यदि व्यवस्था का कंटेंट उपलब्ध हो जाए तो पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम भी उपलब्ध हो गया।
अभी केवल इतनी ही बात है कि मेरा भाव और विचार व्यवस्थित हो जाए और संसार में सभी उस व्यवस्था में जी सकें, उसके लिए भी हमको कोई है ना व्यवस्था का स्वरूप उपलब्ध हो जाए, तो वो भी धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन बहुत खुशी की बात है, तीसरी एक और उपलब्धि हो गई, एक उपलब्धि और हो गई। क्या? यदि जड़ संसार को तर्कपूर्वक समझा जा सकता है और सुविधा का अंबार लगाया जा सकता है, जो कि हमने लगा दिया पिछले 40 सालों में, मात्र 50 सालों में, यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है, फिजिकल वर्ल्ड को लॉजिकली समझा जा सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से हमने जो भी समझने के प्रयास किए हैं, यदि जड़ संसार को तर्कपूर्वक समझा जा सकता है, जो कि हम समझ पाए, तो एक नई आशा जगी और एजुकेशन के लिए क्वांटम लीप है। क्या क्वांटम लीप है? एजुकेशन के लिए अगली क्वांटम लीप होगी। एक यात्रा हम पूरी कर पाए और शिक्षा एकमात्र धरातल है जहां पूरे विश्व के सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी आर्थिक स्थितियों के लोग एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। शिक्षा एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां कम से कम मानव में समानता को भौतिक रूप से पहचाना जाए। कोई नहीं, माइक, हाँ जी पकड़ो, माइक पकड़ो। हाँ जी, क्या? देखिए 50 साल पहले जनमानस में यह विश्वास नहीं था कि सभी सब कुछ समझ सकते हैं। कुछ ही लोग समझने वाले रहेंगे, आम आदमी फॉलो करेगा, ऐसा ही माना जाएगा। क्या कितने लोग सहमत हैं? ये बात ठीक लग रही? कुछ ही लोग समझने वाले होंगे, बाकी सब फॉलो करेंगे। लेकिन आधुनिक शिक्षा और लॉजिक की वजह से आज हर बच्चे में ये कॉन्फिडेंस है कि मैं सब कुछ समझ सकता हूं। क्यों? है कि नहीं? सब कुछ समझ सकते हो? वो डर गए, इतने बड़ा। लेकिन आज लगभग ना ये बात सब में स्वीकार हो गया कि समझ सकते हैं। दूसरा, यदि समझ भी गए तो जीने के लिए ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चाहिए। तो जो अभी कैमरे की बात हो रही थी, जो अभी तमाम चीजों की बात हो रही थी, एक फाइल किस टेबल पे कितनी देर है, अभी ये फाइल कहां जा रही है, ये तो हमको सिस्टम से पता चल जाएगा। तो सारे सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, है ना। वो अभी हमारी कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, कुछ लोगों की स्थितियां हैं, हो सकता है ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, कुछ साल और। तो पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटर्स और जो भी कुछ की जरूरत थी वो भी आ गया है। ये बात भी हो गई। अब फाइनली क्या बचा? यदि ये आदमी का भाव और विचार ठीक नहीं हुआ, ये तो दोबारा गुंजाइश बना ही लेगा। जीएसटी ले आओ कि कुछ भी ले आओ, आदमी से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि हमको आदमी का भाव और विचार स्थिर होने का कंटेंट मिल जाए और ये व्यवस्था का स्वरूप मिल जाए तो गाड़ी हो गई, फिर तो गाड़ी निकल गई। तो क्या निकल के आया? यदि जड़ संसार को तर्कपूर्वक समझा जा सकता है और सुविधा का अंबार लगाया जा सकता है, जो कि हमने तमाम प्रोडक्शन, है ना, फैक्ट्री मैनेज सब कर लिया इंजीनियरिंग से, तो यहां से अगली पंचलाइन शुरू होती है। तो चैतन्य संसार को भी यदि तर्कपूर्वक समझा जा सकता है तो संबंध का ये उजड़ा हुआ संसार बसाया जा सकता है। ये शिक्षा के लिए क्वांटम लीप होगा, एक लंबी छलांग होगी। अभी तक हम एजुकेशन के थ्रू यदि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर पाए, अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर पाए, नो डाउट, तो यदि शिक्षा पूर्वक चैतन्य संसार को समझा जा सकता है। पिछले 3 दिन, आज हमारा तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन हमारी लिसनिंग, हमारा कंसंट्रेशन हर दिन से बेहतर है कि कम है? कोई धर्म, कोई इज्म, कोई देश, कोई स्थान की चर्चा हुई? आगे भी नहीं होगी। तो कम से कम अभी हमको भरोसा हो रहा है कि ये चैतन्य संसार मतलब मानव का अध्ययन भी शिक्षा पूर्वक हो सकता है। यदि चैतन्य संसार को भी तर्क पूर्वक समझा जा सकता है तो ये संबंध का उजड़ा हुआ संसार बसाया जा सकता है। यदि ये संभव हो गया तो मानव स्वनियंत्रण को पा सकता है, स्वानुशासन पूर्वक जी सकता है, स्वतंत्रता की खुशी मना सकता है, सभी स्वतंत्र हो सकते हैं। यही स्वराज्य है।
सर वो व्यवस्था ऑलमोस्ट आ गई है? वो व्यवस्था ऑलमोस्ट आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको भाव और विचार यूज करने की जरूरत ही न पड़ेगी, वो खुद कर देगा। कुछ समझ में नहीं आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपने सुना है ना? आपकी जानकारी के लिए मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तो मुझे यार डर लग रहा है कि वो आर्टिफिशियल, आप कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आओ, आदमी का भाव और विचार नियंत्रित कर पाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। उससे मेरी स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड आ जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। आदमी का भाव और विचार नियंत्रित के बिना आदमी तृप्त कभी नहीं होगा। ये जब भी होगा समझपूर्वक होगा, बोधपूर्वक होगा, अपने समझने से होगा। हाँ जी, पीछे एक माइक। सर आपने सॉरी मैं भूल गया एक्चुअली। कोई नहीं, लेकिन अभी जो मैंने चर्चा जहां तक पहुंचाई, ये आप लोगों तक पहुंची कि नहीं? कुछ लोगों तक नहीं पहुंचे। कितने लोगों तक नहीं पहुंची वो हाथ उठाएं, संकोच ना करें, संकोच नहीं करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या नहीं पहुंचा? भाई हम साइंस पढ़ते हैं ना, तो लॉजिकली चीज़ों को समझ पा रहे हैं। साइंस क्या है? हम लॉजिक से ही तो अप्रोच कर पा रहे हैं। तो साइंस को हम लॉजिकली समझ पाए। मैथमेटिक्स अपने आप में लॉजिक ही तो है ना? तो साइंस को साइंस मतलब जड़ संसार। तो जड़ संसार को हम है, जड़ मतलब मानव का जो बिहेवियरल पक्ष है, जो व्यवहार पक्ष है, जो मन चेतना, इसको छोड़ दें तो शरीर सहित बाकी जितना भी है, शरीर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मटेरियल, ये सब जड़ संसार है। ठीक है? हाँ जी, और बताइए। जब आपने बोला कि शासन रेगुलेटेड बाहर से होता है और स्वनियंत्रण सेल्फ रेगुलेटेड है, तो व्यवस्था सेल्फ रेगुलेशन में क्यों है और उसमें क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया। आप फिर से क्वेश्चन बोलिए और एक बार अपन ध्यान से सुने कि क्या बोले। देखिए कई बार क्या है कि जब हम यहाँ से बोल रहे हैं तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड मान ही लेते हैं कि ये तो मैं समझ रहा हूँ तो आप तक पहुँच ही रहा है, लेकिन आपके बोलने से वो गैप पकड़ में आता है कि कहाँ गैप रह रहा है। फिर से बोलिए। सो शासन बाहर से रेगुलेटेड है, पर या नियंत्रण, ये ऐसे ही बोलते हैं इसको, राइट? हाँ ऐसे ही बोलते हैं। और स्वनियंत्रण सेल्फ रेगुलेटेड है, हम करते हैं रेगुलेट। और आपने बोला कि स्वनियंत्रण में व्यवस्था है, दूसरे शासन में नहीं है, तो क्यों है और क्यों नहीं है दूसरे दोनों में? आपकी बात पहुंची? कि कैसे प्रूव कर सकते हो आप कि शासन में व्यवस्था नहीं है और स्वनियंत्रण में व्यवस्था है? बहुत बढ़िया। इनका आंसर कितने लोगों के पास है? कितने लोगों को इनका क्वेश्चन समझ में आया? चलो, कितने लोग आंसर करेंगे? कितने लोग आंसर करना चाहेंगे? 1 2 3 4 5 6। चलो उधर दो, उधर चलते हैं, फिर लखनऊ चलते हैं, कानपुर चलते हैं। पहले आप पास ही चल सकते थे, कोई बात नहीं। हाँ, जो प्रश्न मैंने समझा वो ये कि बहन ने बोला कि शासन में स्वनियंत्रण नहीं है और व्यवस्था में स्वनियंत्रण है। नहीं, आपने तो आंसर ही दे दिया। आप फिर से बोलो, इनका आंसर हो गया। शासन में व्यवस्था नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ। और स्वनियंत्रण में व्यवस्था है तो कैसे है?
शासन में व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई चीज़ थोपी जाती है कि यू हैव टू डू दिस, तो अगर उसमें हमारी सहमति है तब व्यवस्था है। कैसे कह रहे हैं हम? नहीं, ये अब गड़बड़ हो गया, अब गड़बड़ हो गया। ठीक है, छोड़ दीजिए। और कोई कहना चाहेगा? हाँ जी, माइक दीजिए। भैया जैसे कि वो बहन का प्रश्न था कि शासन में अव्यवस्था है और स्वनियंत्रण में व्यवस्था कैसे, ये कैसे प्रूव होता है? तो ये ऐसे ही प्रूव होता है कि शासन जो भय, प्रलोभन, आस्था से हमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे भाव और विचार को वो ऐसा नहीं बना पा रहा है कि सब सुखदायी हो, जो मेरे लिए भी हो और दूसरों के लिए भी हो। लेकिन अगर हम स्वनियंत्रित होते हैं तो कम से कम अपने अपने परिवार को सुखी करते हैं, तो एक समाज का एक ऐसा वातावरण बनाते हैं कि सबके लिए सुखदायी हो, तो वो एक व्यवस्थित वातावरण की तरफ अपन जाते हैं। इसलिए तात्पर्य व्यवस्था से यही है कि हम उस व्यवस्था से सुखी हो सके। जी, चलो इनको लेते। पहले क्वेश्चन बोलो फिर आंसर बोलो। हेलो, हाँ, उनका क्वेश्चन ये है कि शासन से हम व्यवस्था क्यों नहीं होती है और स्वनियंत्रण से क्यों होती है? तो व्यवस्था का हमने समझा कि भाव और विचार में अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो व्यवस्था हो पाएगी। और स्व मतलब कोई अगर हम शासन मतलब हम कोई हमें बाहर से बोल रहा है कि कैसे करना है, तो हमारा थॉट प्रोसेस और थिंकिंग में कोई बाहर से हमें फोर्स नहीं कर सकता कैसे सोचना है। तो जब तक हम खुद थॉट्स पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो तो उसे ही बोलते हैं स्वनियंत्रण, और फिर तो ही आएगा व्यवस्था। इतना मेरे को समझ में आया है। हाँ, आया। आप व्यवस्था बोल ही कैसे रहे हैं, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप डिफाइन कैसे कर रहे हो कि ये हाँ, कि व्यवस्था किसको बोल रहे हैं? हाँ,